Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Rabia and we were discussing about the level of organization of protein कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स किस तरह के होंगे। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। हमने अभी तक ये दो पढ़े। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल जो है वो यही है कि आपके जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, दैट इज टर्म्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। जबकि आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो आपकी फोल्डिंग ऑफ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर या पॉलीपेप्टाइड चेन की जो फोल्डिंग होगी, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। द नेक्स्ट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये बताता है कि हमारे पास ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब बना है, 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो बेसिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली दोबारा फोल्डिंग में जाएगा और इसकी फोल्डिंग के रिजल्ट में एक 3D इमेज बनेगा, ठीक है। और इस 3D इमेज की जो है वो फॉर्मेशन जो है दैट इज कैरेक्टराइज्ड या दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर आपका तब बनेगा जब आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग के अंदर जाएगा और एक 3D इमेज बन जाएगा। यहाँ पे वो यही बता रहा है कि ये जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये बेसिकली डिटरमिन करती है इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर को, कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन था वो आपका बताएगा कि किस तरह का टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। ओके। और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो आपका सिर्फ फोल्डिंग ऑफ डोमेन तक नहीं रहता, बल्कि आपकी जो फाइनल अरेंजमेंट ऑफ डोमेन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, वो भी टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। यानी सिर्फ डोमेन्स में फोल्डिंग में नहीं जाना, बल्कि उसकी फाइनल जो शेप है वो भी बनेगी, तो वो आपका क्या कहलाएगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स in aqueous solution is compact with a high density of atoms in the core of molecule, ठीक है। यानी वो ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो इस तरह से बनता है कि आपका जो हाई डेंसिटी एटम है, ठीक है, वो आपकी कोर के अंदर होगा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होंगी, हाइड्रोफोबिक हैं, वो क्या बनाएंगी? इंटीरियर ऑफ अ सेल बनाएंगे, सेल के अंदर का पोर्शन बनाएंगे, प्रोटीन के अंदर का जो है वो पोर्शन बनाएंगे। जबकि जो आपके हाइड्रोफिलिक हैं वो आपकी क्या बनाएंगी? सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। इस रिजल्ट में यानी इस तरह की अरेंजमेंट में आपकी जो प्रोटीन है वो क्या करेगी? अपने एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करने के काबिल हो सकेगी। द नेक्स्ट इज डोमेन्स। बेसिकली हम डोमेन्स कल पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास डोमेन्स जो हैं वो फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है जो कि आपका रिपीट होगा, ठीक है। और मतलब इन शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट वर्ड जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना था उसको हमने डोमेन कह दिया, तो जो सिंगल स्ट्रक्चर होगा। अब इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे तो फिर हमारे पास टर्शियरी बनेगा, तो वो जो सिंगल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट था वो हमारे पास डोमेन होगा, ठीक है। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स दैट आर ग्रेटर देन द 200 अमाइनो एसिड्स इन लेंथ कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डोमेन्स, ठीक है। वो पॉलीपेप्टाइड चेन जिनके अंदर अमाइनो एसिड का नंबर ज़्यादा होगा, उनके पास उस जो प्रोटीन होगी उसके अंदर 2 और मोर देन 2 डोमेन्स होंगी। और अब हर डोमेन की जो कोर होगी वो मोटिफ से बनी हुई होगी। मोटिफ हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बीच में कहीं कहीं हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आता है, और वो जो होता है मतलब हर एक वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो कॉमन होगा हर एक जगह। यानी फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि हमारे पास क्या है, बहुत सारी बीटा शीट्स हैं, ठीक है। उसके बीच में कुछ जो है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आ गया था। उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को जो है वो हमने कहा था कि ये जो है मोटिफ है, और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मतलब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के बाद या पोर्शन के बाद आएंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या मोटिव जो है वो अब क्या बना रहा है,
कोर ऑफ अ डोमेन बना रहे हो। द नेक्स्ट इज कि जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग है डोमेन के अंदर वो इंडिपेंडेंट होगी टू द फोल्डिंग ऑफ अदर डोमेन्स। यानी अगर एक डोमेन के अंदर फोल्डिंग हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह की फोल्डिंग या उसी टाइम पे दूसरी डोमेन्स के अंदर भी फोल्डिंग होगी। अगर एक डोमेन के अंदर हो रही है तो दूसरी डोमेन के अंदर होना कंपल्सरी नहीं है। सो ईच ऑफ द डोमेन हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल कॉम्पैक्ट ग्लोब्यूलर प्रोटीन that is structurally independent of the other domains in the polypeptide chain। ठीक है, यानी अब ये बता रहा है कि हमारे पास हर डोमेन के अंदर हर डोमेन जो होगी वो एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक रखती होगी उस कॉम्पैक्ट ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर, और उसकी जो स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है वो एग्जिस्ट कर रही है। द नेक्स्ट इज, हमने भी पढ़ा कि हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो तब बनता है जब आपकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो फोल्डिंग में जाएगा। तो अब इस फोल्डिंग को जो है वो किस तरह से स्टेबलाइज किया जाएगा, या इस फोल्डिंग की मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो हम ये भी पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास ये जो बेसिकली 3D स्ट्रक्चर है, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो आपका बेस करता है ओवर द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और इंटरेक्शंस जो होंगे अमाइनो एसिड्स की चेन्स के बीच में वो हेल्प करेंगे, वो गाइड करेंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फोल्डिंग किस तरह से होगी और इसके फोल्डिंग के रिजल्ट में जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, और हमारे पास अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंटरेक्शंस बन रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाई टू सल्फाइड सल्फर, यानी वो बॉन्ड जो दो सल्फर के बीच में बनेगा। अब हमारे पास दो ही अमाइनो एसिड्स थे जो कि सल्फर कंटेनिंग थे। ठीक है, उसमें से उसने एक के एग्जाम्पल लिया, दैट इज सिस्टीन। तो ये बता रहा है कि हमारे पास दो रेजिड्यूज हैं जिनका मतलब सिस्टीन के दो आपके जो हैं वो रेजिड्यूज हैं EIN वाला, जिसके पास जो ग्रुप है वो SH ग्रुप है। ठीक है, और ये रेजिड्यूज जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसके रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, यानी एक SH ग्रुप दूसरे SH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और जो लिंकेज बनेगा वो S बॉन्ड S बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज डाइसल्फाइड। ठीक हो गया, तो सिस्टीन रेजिड्यू में जाएगा, EIN जो है IN रेजिड्यू में जाएगा। These two cysteines may be separated from each other। अब वो ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो सिस्टीन रेजिड्यूज थे ये हो सकता है कि आपकी प्राइमरी जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर बहुत दूर दूर हों, या ये भी हो सकता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ना हो बल्कि किसी और पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर हो। लेकिन जब ये फोल्डिंग होगी तो इस फोल्डिंग के रिजल्ट में ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे और इस तरह से ये क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन दीज टू रेजिड्यूज। और इस डाइसल्फाइड बॉन्ड के रिजल्ट में जो फोल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होगा। द नेक्स्ट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड contributes to the stability of 3D shape of a protein molecule and prevents it from becoming denatured in extracellular environment। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ये जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये ना सिर्फ आपका 3D शेप बनाता है बल्कि आपकी जो प्रोटीन है उसको डीनेचर होने से बचा रहा है, उसको डी शेप होने से बचा रहा है जब वो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर होगा, और इसी बॉन्ड की वजह से जो शेप है वो मेंटेन हो सकेगी। और जब उसकी जो है वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होगी, उसका स्ट्रक्चर सही से बना हुआ होगा तो प्रोटीन की फंक्शनैलिटी जो है वो एक्यूरेट होगी, फंक्शनल होगी प्रोटीन, और जब प्रोटीन फंक्शनल होगी तो उसका फंक्शन जो है वो जो होगा वो परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है इस तरह से कि जब आपकी फोल्डिंग सही नहीं होगी या आपकी प्रोटीन का शेप सही नहीं बनेगी तो उस ख़राब शेप होने की वजह से प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। द नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। वाटर के साथ किस तरह का इंटरेक्शन होगा। अब यू ऑल नो वेरी वेल कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, मतलब उनकी जो साइड चेन्स होती है वो दो तरह की होती है। या तो उनके साइड चेन R ग्रुप जो है वो
पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रोटीन की ये जो फोल्डिंग है, जाहिर है जब फोल्डिंग है तो उसकी जो साइड चेन होगी वो भी किसी न किसी तरह से इंटरेक्ट करेगी। तो हमारे पास चेन का वो पोर्शन जिसके पास अमाइनो एसिड नॉन पोलर अमाइनो एसिड होगा, ठीक है, वो क्या करेगी, इंटीरियर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगी, वो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर चली जाएगी। जबकि आपके जो चार्ज्ड वाले अमाइनो एसिड्स होंगे वो आपकी प्रोटीन की सरफेस के ऊपर आएंगे और इस तरह से आपका वाटर सॉल्वेंट के साथ कांटेक्ट करेंगे। इस तरह से जब उसकी फोल्डिंग होगी तो इस तरह से जो सरफेस पे आए हुए आपके जो पोलर अमाइनो एसिड्स होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे विद द वाटर आउटसाइड द सरफेस, और इस तरह से जो इंटरेक्शन बनेगा दैट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ओके जी। इन केस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स ये जो अरेंजमेंट है ये रिवर्स हो जाएगी इस तरह से कि वहाँ पे जो उसका एनवायरनमेंट होगा वो नॉन पोलर होगा, लिपिड होगा, क्योंकि इस वजह से उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो रिवर्स हो जाएगी और वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। इन ईच केस अ सेग्रीगेशन ऑफ आर ग्रुप्स अकर्स दैट इज एनर्जेटिकली मोस्ट फेवरेबल, ठीक है। यानी ये जो आपकी ये जो फोल्डिंग हो रही है ये बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ आर ग्रुप्स की वजह से हो रही है, और इस सेग्रीगेशन के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपकी इस जो है वो मतलब ये एनर्जेटिकली फेवरेबल है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इस रिएक्शन को टू प्रोसीड या इस फोल्डिंग को कि ये हो सके। द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन याद हो तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास इसके लिए दो चीज़ें कंपल्सरी थी। द फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन एटम एंड द सेकेंड वन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। यानी दो चीज़ें होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जब आपके अमाइनो एसिड के अंदर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो इस तरह से आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा उसके बीच में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो वही बता रहे हैं कि हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स जिनके पास ऑक्सीजन या नाइट्रोजन बाउंडेड हाइड्रोजन होगी, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगी, प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इन्हांस होगी। ठीक हो गया, यही बात उसने लिखी हुई है कि हमारे पास क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे जो बेसिकली आपकी पोलर सरफेस के ऊपर होंगे वो आपका क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे विद दैट ऑफ द वाटर, ठीक है, और इस बॉन्डिंग के रिजल्ट में जो सॉल्युबिलिटी है प्रोटीन की वो बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट इज आयोनिक इंटरेक्शंस, कि हमारे पास जो वो अमाइनो एसिड्स जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे जब वो क्लोज आ जाएंगे टू दोज ऑफ द अमाइनो एसिड्स हैविंग द नेगेटिव चार्ज ऑन देम, इन ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगी, दैट इज नोन एज आयोनिक इंटरेक्शंस। एग्जाम्पल उसने ये बताया कि हमारे पास अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन का वो पोर्शन जहाँ पे ग्लूटामेट या अस्पार्टेट आया हुआ है जिसके पास हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, जब वो ये नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड एक ऐसे अमाइनो एसिड के पास जाएगा जिसके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो आयोनिक इंटरेक्शन होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास ये जो प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से मेंटेन होगी या उसके रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड पढ़ा, हमने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस पढ़े, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पढ़े और हमने आयोनिक इंटरेक्शंस पढ़े। ये वो चीज़ें थी जो कि आपका क्या बना रही हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट 3D स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए। द नेक्स्ट इज प्रोटीन फोल्डिंग। अच्छा जी, अब वो ये कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो साइड चेन्स के बीच का इंटरेक्शन है वो डिटरमिन करता है कि हाउ लॉन्ग अ पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड्स इनटू अ 3D शेप, ठीक है, कि आपकी ये जो साइड चेन्स हैं वो बताती हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन को कितना फोल्ड होना है, ठीक है। द प्रोटीन फोल्डिंग्स
involves a non-random ordered pathways। यानी अब वो ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो प्रोटीन फोल्डिंग है ये किसी भी तरह से एब्रप्ट नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं होगी। इसका भी जैसे बाकी सारे सेल के काम हो रहे होते हैं एक ऑर्डर्ड वे में, इसी तरह से ये जो प्रोटीन फोल्डिंग है ये भी एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए फोल्ड होगी। उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो होगी उसको जो होगी वो फोल्डिंग में जाएगी, नॉन रैंडम नहीं है। ओके, as a polypeptide fold, the secondary structures form driven by the hydrophobic effect. These small structures combine to form the large structures। ठीक है, यानी जो अब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बने थे ये बेसिकली कंबाइन होंगे और ये क्या बनाएंगे, लार्ज स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। Additional events stabilize the secondary structure and initiate the formation of tertiary structure। ठीक है, एडिशनल इवेंट्स होंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, वो क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और आपकी 3D जो फोल्डिंग होगी उसको इनिशिएट करेंगे। इन द लास्ट स्टेज द पेप्टाइड अचीव्स इट्स फुली फोल्डेड फंक्शनल फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय द लो एनर्जी स्टेट। यानी अब वो ये बता रहा है कि इस प्रोटीन फोल्डिंग के रिजल्ट में हमारे पास क्या होंगे, जो है फाइनल शेप आएगी और जो फाइनल शेप होगी उस फाइनल शेप के रिजल्ट में जो फंक्शनैलिटी है प्रोटीन की वो पॉसिबल हो सकेगी। ये भी बात मैंने पहले भी बताई है या आई थिंक नहीं बताई, वो यही है कि हमारे पास ये जो 3D स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपका 3D स्ट्रक्चर सही होगा, शेप सही होगी, शेप सही होगी तो प्रोटीन का फंक्शन सही होगा। यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी जो है वो प्रोटीन की शेप बनाने में इन्वॉल्व है और जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास हाईली स्पेसिफिक होती हैं, एंजाइम्स होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, यानी उसकी ज़रा सी भी शेप ख़राब होगी तो उसका फंक्शन जो होगा वो जो है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज सम बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स और सेगमेंट्स देयर ऑफ लैक अ स्टेबल टर्शियरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब वो कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसी बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स होती हैं जिनका टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। दे आर रेफर्ड एज इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन्स। ठीक है, उसको हम इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन बोलते हैं कि वो एक्टिव हैं लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन्स। द नेक्स्ट इज डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। डीनेचर होने का मतलब है डी शेप होना। प्रोटीन की डीनेचुरेशन का मतलब ये है कि उसके जो फोल्ड्स बने थे वो जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आई थी वो ख़राब हो जाएगी, वो फोल्डिंग खुलना शुरू हो जाएगी या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक और मैनर्ड वे में जो जुड़ी हुई थी वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, विदाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटा लेकिन जो उसकी शेप थी वो ख़राब हो रही है। कौन कौन से एजेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डीनेचुरेशन के लिए? हीट हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस होंगी, डिटर्जेंट्स एंड द आयंस ऑफ हैवी मेटल्स सच एज द लेड। दीज आर सम ऑफ द एजेंट्स वो जो आपकी प्रोटीन की डीनेचुरेशन करा रहे हैं। अच्छा, अब वो ये कहता है कि अगर एक दफ़ा प्रोटीन डीनेचर हो गई है तो अंडर द आइडियल कंडीशंस यू में रिवर्स। ठीक है, आप जो है वो पीछे जा सकते हैं, यानी दोबारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जा सकते हैं, फोल्डिंग में जा सकते हैं। सच एज द प्रोटीन रीफोल्ड्स इनटू इट्स ओरिजिनल नेटिव स्ट्रक्चर व्हेन द डीनेचुरेटिंग एजेंट इज रिमूव्ड, बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स once denatured remain permanently disordered। एक दफ़ा जब प्रोटीन डीनेचर हो गई तो फिर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स क्या होती हैं, एक दफ़ा डीनेचर हो गई तो बस ख़त्म हो गई। डीनेचर्ड प्रोटीन्स आर ऑफन इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, वो सॉल्युबल नहीं होंगी और उसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। द रोल ऑफ चैपरोन्स इन द प्रोटीन फोल्डिंग्स। अच्छा जी, अब वो ये कहता है कि हमारे पास ये अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन की जो है वो फोल्डिंग होती है, एक ऑर्डर्ड वे में होती है। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये ऑर्डर्ड वे या ये जो ऑर्डर है प्रोटीन की फोल्डिंग जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है।
The information needed for the correct protein folding is contained in the primary structure of a polypeptide chain। के बाद तीसरी दफ़ा आ गई है कि हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए को डिटरमिन करता है। The most of the proteins when denatured do not resume their native conformations even under the favorable environmental conditions. This is because for many of the proteins folding is facilitated process that requires a specialized group of proteins referred as molecular chaperones or and adenosine triphosphate hydrolysis। अभी उसने बताया था कि हमारे पास जब प्रोटीन एक दफ़ा डीनेचर हो जाती है तो हम उसको कर सकते हैं, पॉसिबल है कि हम उसको जो है वो रिवर्स कर सकें, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो होती हैं वो नहीं जाती, वो जो है वो रीफोल्ड नहीं होती। उस रीफोल्डिंग का रीज़न अब उसने बताया है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसका फोल्डिंग जो है वो एक फैसिलिटेटेड प्रोसेस है, प्रॉपर चेक्ड वे में जो होता है वो प्रोसीड करता है फोल्डिंग, और जो चेकर है जो उसको चेक कर रहा है वो एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है जिसको हम मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स बोलते हैं, उसके मतलब उसके अंदर जो है वो फोल्डिंग हो रही होती है। These are also known as heat shock proteins, interact with the polypeptide at various stages during the folding processes। अब वो बता रहा है कि ये जो हमारे पास हीट शॉकिंग प्रोटीन्स हैं जो कि आपका चेक पॉइंट्स हैं या वो प्रोटीन्स हैं जो कि आपकी फोल्डिंग के प्रोसेस को चेक कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, वो बेसिकली जब प्रोटीन फोल्ड हो रही होती है तो उस टाइम उस फोल्डिंग के वेरियस स्टेजेस के दौरान जो है वो इंटरेक्ट करती है पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, या तो उसके साथ केज बना देगी या उसके साथ इंटरेक्शन बनाएगी और इस तरह से जो है वो अपना काम करेगी। ये बेसिकली उसके काम बता रहा है कि किस तरह से वो है जो HSP है यानी हीट शॉकिंग प्रोटीन है वो किस तरह से अपना फंक्शन करेगी। तो वो बता रहा है कि सम ऑफ द प्रोटीन्स बाइंड हाइड्रोफोबिक रीजन्स ऑफ एन एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन and are important in keeping the protein unfolded until its synthesis is completed। ठीक है, यानी वो बता रहा है कि जब तक पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस नहीं होगी तब तक ये HSP प्रोटीन्स जो होंगी वो हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ द एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बना लेंगी। इस इंटरेक्शन के रिजल्ट में जो अर्ली फोल्डिंग होगी वो नहीं होगी, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी नहीं बनी तो आपकी जो फोल्डिंग होगी वो स्टार्ट नहीं होगी। इन अदर केस केज लाइक आपका मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू स्टैक्ड रिंग्स, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई दो रिंग्स होंगी मतलब जो कि आपका एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी। इससे क्या होगा कि जो पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन होगी वो इस केज के अंदर आ जाएगी, बाइंड्स द सेंट्रल कैविटी थ्रू द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, फोल्ड एंड इज रिलीज्ड। ठीक है, यानी अब क्या होगा कि जो आपकी पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन होगी वो इस केज के अंदर आ जाएगी और इस तरह से बाकी प्रोसेस जो होगा वो कंटिन्यू होगा और जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि केज लाइक चैपेरोन्स आर ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज चैपेरोनिन्स, INS ऐड हो गया उस पिछले स्पेलिंग में। ओके, the next is the chaperones then facilitate the correct protein folding by binding to and stabilizing exposed aggregation prone hydrophobic regions and denatured proteins preventing the premature folding। ठीक है, यानी वही बात कि वो किस तरह से premature folding को जो है वो prevent कर रहा है। The next is quaternary structure। इसमें उसने सब यूनिट्स की बात की है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर। वो कह रहा है कि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स होती हैं वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई होती हैं। ठीक है, उनको हम मोनोमेरिक प्रोटीन्स बोलते हैं, जबकि कुछ और प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और दैट में बी आइडेंटिकल और मे नॉट बी आइडेंटिकल। यानी जैसे अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। यानी अगर हम अल्फा बीटा की बात करें तो दोनों डिफरेंट होंगी, लेकिन हमारे पास 2 आइडेंटिकल चेन्स भी हैं जो कि 2 अल्फा हैं और 2 बीटा हैं। ठीक है, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है। द अरेंजमेंट ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स इज कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इन सब यूनिट्स की
अरेंजमेंट किस तरह से होगी वो हमारे पास किसके अंदर आएगा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के अंदर आएगा. The subunits are held together primarily by non-connective, non-covalent interactions. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी हमने पढ़े, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकती हैं. The next is subunits may either function independently of each other or may work with cooperation, such as hemoglobin, in which the binding of the oxygen to one subunit of the tetramer increases the affinity of other subunits of oxygen. अब वो बेसिकली बता रहा है कि हमारे पास जो पिछले टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर सब यूनिट्स बने थे, अब उन सब यूनिट्स की जो है वो अरेंजमेंट क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, और ये सब यूनिट्स नॉन कोवेलेंट लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होंगे, जुड़े हुए होंगे, लिंक्ड होंगे. जबकि आपके ये जो सब यूनिट्स हैं ये या तो इंडिपेंडेंट भी वर्क कर सकते हैं या आपका कॉपरेशन के साथ भी वर्क कर सकते हैं. उसके बाद उसने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल दिया कि हमारे पास टेट्रामर है, अभी मैंने बताया 2 अल्फा चेंज होंगी और 2 बीटा चेंज होंगी. तो अगर आपके एक सब यूनिट के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी तो ये क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी या इनिशिएट करेगी दूसरे सब यूनिट्स को, और उसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन के लिए. द नेक्स्ट इज आइसोजाइम्स. ठीक है, ये हम आई गेस पहले भी पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास आइसोफॉर्म्स आर प्रोटीन्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन बट हैव डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स. दे कैन अराइज फ्रॉम डिफरेंट जीन्स और फ्रॉम टिश्यू स्पेसिफिक प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल जीन. If the protein functions are as enzymes, they are referred as isozymes. Isozymes हम पढ़ कर आए हैं. जब हमने पढ़ा था कि हमारे पास उनका क्या होगा कि फंक्शन उनका सेम होगा, लेकिन बेसिकली वो अगर आप उनकी जीन्स लेवल पे बात करेंगे तो उनकी जो फॉर्मेशन होगी वो डिफरेंट जीन्स के थ्रू होगी. तो दीज आर नोन एज आइसोजाइम्स. द नेक्स्ट इज प्रोटीन मिसफोल्डिंग. अच्छा जी, अब वो बता रहा है कि ये जो प्रोटीन फोल्डिंग है, ये अगर इस प्रोटीन फोल्डिंग में किसी किस्म की ख़राबी हो जाए, जल्दी हो जाए, ख़राब हो जाए, ये सही से ना हो, तो उस केस में प्रोटीन की जो फोल्डिंग होगी वो इम्प्रॉपर होगी. एंड दीज मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आर यूजुअली टैग्ड एंड डिग्रेडेड विद इन द सेल. ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स होंगी जो कि सही से फोल्ड नहीं हुई हुई, अभी बताया कि जब फोल्डिंग सही नहीं होगी तो स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, और स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो फंक्शन सही नहीं होगा. जब फंक्शन सही नहीं होगा तो सिग्नलिंग जाएगी आपके, वहाँ पे एपोप्टोसिस होगी और उसको डिग्रेड किया जाएगा, और इस तरह से जो है वो प्रिवेंट किया जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता तो जो सेल है उसकी डेथ पॉसिबल हो सकती है. नेक्स्ट इज दिस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज नॉट परफेक्ट and intracellular or extracellular aggregates of the misfold proteins can accumulate particularly as individual age. ठीक है, वो ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये इतना परफेक्ट नहीं है. आपकी जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं वो या तो इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर एग्रीगेट करती जाती हैं, और ये एग्रीगेशन जो है ये बढ़ता रहता है जैसे जैसे इंडिविजुअल की एज बढ़ती है. Deposits of the misfolded proteins are associated with the number of a disease. ठीक है, कि आपके पास ये जो misfolded proteins हैं, these may lead to a disease. अब वो बता रहा है कि अब उसकी जो है वो एलेबोरेशन है किस तरह से कि एमेलॉइड डिजीजेस क्या होती हैं. अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो misfolded proteins हैं may occur spontaneously or caused by a mutation in a gene produces an altered protein. उसने बताया कि अब हमारे पास एक मिसफोल्डेड प्रोटीन या ऑल्टर्ड प्रोटीन किस तरह से बनेगी, या तो उसकी फोल्डिंग जो होगी उसको मैसेज ही गलत मिला हुआ है, यानी जीन उसकी जो है वो म्यूटेट हुई हुई है, या फिर मैसेज सही है लेकिन एट दैट टाइम ऑफ द फोल्डिंग कोई एब्रप्ट कोई प्रॉब्लम हुई है जिसके रिजल्ट में फोल्डिंग सही नहीं हुई. एट द एंड हमारा रिजल्ट क्या हुआ कि आपकी जो प्रोटीन है वो मिसफोल्ड हुई हुई है. In addition, some apparently normal proteins can, after abnormal proteolytic cleavage, take a unique conformational state that leads to the formation of long fibril proteins consisting of beta plated sheets. ठीक है, वो ये बता रहा है कि हमारे पास कुछ apparently normal proteins होती हैं
मतलब अपेरेंटली वो नॉर्मल लगती हैं, लेकिन क्या होती हैं, एबनॉर्मल होती है, और उसकी क्या होती है, क्लेवेज होती है, और उस क्लेवेज के रिजल्ट में हमारे पास एक बीटा प्लेटेड शीट्स बनती हैं। अच्छा जी, अब ये बीटा प्लेटेड शीट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और ये क्या होंगी, द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इनसॉल्युबल स्पॉन्टेनियसली एग्रीगेटिंग प्रोटीन्स कॉल्ड एमिलॉइड्स has been implicated in degenerative diseases such as Parkinson's disease, और हमारे पास हंटिंगटन डिजीज, एंड पर्टिकुलरली एज रिलेटेड न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स सच एज अल्जाइमर्स डिजीज। यानी वो बता रहा है कि हमारे पास अमिलॉइड जो है ये आपका किस किस डिजीज के अंदर आता है। यानी एमिलॉइड हमारे पास क्या है, एक एबनॉर्मल प्रोटीन है। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज द डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ एमिलॉइड प्लेक। अब वो एमिलॉइड इकट्ठा होता जाएगा और वहाँ पे प्लेक बनना शुरू हो जाएगा। दैट एक्यूमुलेट्स इन अल्जाइमर्स डिजीज इज एमिलॉइड बी, ठीक है, यानी ए बी, एमिलॉइड बी। अब वो बता रहा है कि इस हमारे पास अल्जाइमर्स डिजीज के अंदर जो डोमिनेंट कंपोनेंट है वो क्या है, एमिलॉइड बी है। एज एन एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड कंसिस्टिंग ऑफ 40 to 42 अमीनो एसिड रेजिड्यूज। यानी अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड के अंदर या इस एमिलॉइड बीटा के जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड की तौर पे कंसिस्टिंग ऑफ 40 to 42 अमीनो एसिड्स। द नेक्स्ट इज हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हमें पता चला कि हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट्स जो हैं वो नॉन ब्रांचिंग फिब्रिल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। Okay, this peptide when aggregated in beta plated sheets is neurotoxic and is the central pathogenic event leading to the cognitive impairment characteristic of this disease। अब अल्जाइमर्स डिजीज क्या है, हमारे पास वो मेमोरी लॉस के रिलेटेड डिजीज है जिसमें डिमेंशिया होता है, मेमोरी लॉस होती है, ठीक है। वो ये बता रहा है कि हमारे पास बेसिकली ये जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड था ये एग्रीगेट होना शुरू हो जाएगा। इस एग्रीगेशन के रिजल्ट में बीटा प्लेटेड शीट्स बनेंगी। ये बीटा प्लेटेड शीट्स जो होंगी वो न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगी, यानी न्यूरॉन्स की जो है वो डैमेज कॉज करेंगी। उस न्यूरॉन्स के डैमेज के रिजल्ट में आप ब्रेन के जिस पोर्शन का डैमेज होगा उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये जो न्यूरोटॉक्सिसिटी है वहाँ पे जो डैमेज हो रहा है, दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द आपका पैथोलॉजिकल इवेंट, ठीक है। यानी ये हमें बताता है ये जो हमें यहाँ पे जो डैमेज हो रहा है न्यूरॉन्स का, ये हमें बताता है कि यहाँ पे कोई पैथोलॉजी जो है वो चल रही है। द एमिलॉइड बीटा दैट इज डिपॉजिटेड इन द ब्रेन in Alzheimer's disease is derived by the enzymic cleavage from the large amyloid precursors protein। Okay, अब वो बता रहा है कि हमारे पास ये जो एमिलॉइड बीटा हैं जो अल्जाइमर्स डिजीज़ में ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हुए हुए हैं, ये बेसिकली किस तरह से बने हैं। हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन कह रहे हैं हम, वो क्या करती है, एंजाइमेटिकली क्लीव कर देती है इन बीटा प्लेटेड शीट्स को। The AB peptides aggregates generating the amyloid that is found in the brain parenchyma and around the blood vessels। ठीक है, वो ये बता रहा है कि ये हमारे पास बेसिकली क्या हो रही है, मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन डिग्रेड तो हो रही है एंजाइमेटिक क्लीवेज के थ्रू, लेकिन फिर भी एक्यूमुलेट हो रही है और इसके एक्यूमुलेशन के रिजल्ट में जो है वो हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। द नेक्स्ट इज कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये नॉन जेनेटिक होती है, यानी आपकी जीन्स म्यूटेट नहीं हुई होती, ऑल्दो एटलीस्ट 5% ऑफ द केसेस आर फेमिलियर, ठीक है। सेकेंड बायोलॉजिकल फैक्टर जो कि आपके अल्जाइमर डिजीज़ की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूरोफिब्रिल टेंजल्स इनसाइड द न्यूरॉन। बेसिकली ये इस डिजीज़ का बताया हुआ है ज़्यादा रिलेटेड टू द बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, कि उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, न्यूरोफिब्रिल बन जाते हैं और उसके बाद उसने बताया कि हमारे पास ये न्यूरोफिब्रिल टेंजल आपके जो है टेंजल्स बन जाते हैं न्यूरॉन के अंदर। अच्छा, द नेक्स्ट इज अ की कंपोनेंट ऑफ दीज टेंजल्ड फाइबर्स इज एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ अ टी प्रोटीन, या इसको हम टाउ प्रोटीन भी बोल सकते हैं, विच इन इट्स हेल्दी वर्जन हेल्प्स इन द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब वो बता रहा है कि अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करेंगे तो दिस टी प्रोटीन इज इन्वॉल्व
इन द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो आपका साइटोस्केलेटन बनता है सेल का, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर उस टी प्रोटीन ने क्या काम करना है, और जब वो नॉर्मल हो जाएगी तो वहाँ पे टेंजेंट फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे। द डिफेक्टिव टी अपीयर्स टू ब्लॉक द एक्शंस ऑफ इट्स नॉर्मल काउंटर पार्ट। ठीक हो गया। दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया, जो कि आपकी लिपनकोट के बुक का चैप्टर नंबर 3 था, स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्रोटीन। और अब इसका जो है वो इंशाल्लाह टेस्ट भी होगा, आप लोग साथ साथ इसको प्रिपेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।